नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट एट 12 में। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि राघव और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रभास पाटन में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का हुआ शुभारंभ। 72 घंटे का अखंड ओमकार, पीएम मोदी होंगे शामिल। ऐतिहासिक कूटनीतिक पहल, पहली बार भारत यात्रा पर आएंगे जर्मन चांसलर। रक्षा सहयोग पर होगी बातचीत। इसरो के नए साल का पहला मिशन, निगरानी क्षमता बढ़ाने वाले PSLV C-62 मिशन का करेगा प्रक्षेपण। भारत इजरायल के प्रधानमंत्रियों की बातचीत, रक्षा और आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। लाल निशान पर खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 70 अंक टूटा तो निफ्टी में भी करीब 100 अंकों की दिखी गिरावट। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने भारत की जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस साल 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 दिनों की अवधि के दौरान घरों की गिनती का काम किया जाएगा। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 दिनों के गृह सूचीकरण अभियान शुरू होने से ठीक पहले 15 दिनों की अवधि में स्वगणना कराने का विकल्प भी उपलब्ध होगा। जनसंख्या की गणना का अभियान 2 चरणों में आयोजित होगा। अप्रैल से सितंबर 2026 तक घरों की सूची बनाना और आवास जनगणना, साथ ही फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना, मकान सूचीकरण और आवास जनगणना के तहत देश भर की सभी संरचनाओं, घरों और परिवारों की व्यवस्थित सूची तैयार की जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर और बर्फ से ढके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों के लिए जनसंख्या की गणना इस साल सितंबर में की जाएगी। जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों में कराई जाती है। इसके हिसाब से 2021 में जनगणना कराई जानी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था। देश में पहली बार डिजिटल तरीके से जनगणना की जाएगी। इसके तहत ये आंकड़े एंड्रॉयड मोबाइल के साथ साथ iOS वर्जन से एकत्रित किए जाएंगे। जनगणना का आंकड़ा जमा करने के लिए 30 लाख कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। इन कर्मचारियों में एन्यूमरेटर, सुपरवाइजर, मास्टर ट्रेनर, चार्ज ऑफिसर्स शामिल हैं। गुजरात के प्रभास पाटन में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इस पर्व के तहत सोमनाथ में साल भर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत शौर्य यात्रा का नेतृत्व करेंगे। साथ ही यह पर्व पूर्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर 1000 साल पहले हुए बड़े हमले की 101,000वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। वर्ष भर चलने वाले इस आयोजन की शुरुआत 8 से 11 जनवरी तक विशेष कार्यक्रमों से हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय गुजरात दौरे के तहत 10 जनवरी को गुजरात पहुंचेंगे। इस दौरान वह ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और गांधीनगर में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मंदिर के पास स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री दोपहर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत शौर्य यात्रा का नेतृत्व करेंगे। यह 1 किलोमीटर लंबी यात्रा होगी, जिसमें 108 घोड़े शामिल होंगे। सोमनाथ पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मंदिर परिसर में ड्रोन शो में शामिल होंगे और श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में उसकी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद वो राजकोट जाएंगे। साथ ही कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। 11 जनवरी को पीएम मोदी जर्मन चांसलर के साथ साबरमती आश्रम का दौरा करेंगे। भारत माता के करोड़ों संतानों का अजय स्वाभिमान है श्री सोमनाथ महादेव की पावन धरती।
वर्ष 1026 से सोमनाथ का विध्वंस करने की कुटिल कोशिशें बार बार हुई, लेकिन ये विध्वंस की नहीं, 1000 साल की अटूट आस्था की गाथा है। अनगिनत सनातनियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। उसी सनातनी शौर्य के 1000 वर्षों का महापर्व है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, जिसमें गूंजेगा 72 घंटों का अखंड ओमकार, बहेगी आध्यात्मिक संगीत की रसधार और आकाश में ड्रोन शो के जरिए जीवंत होगी श्री सोमनाथ की आदि अनंत महागाथा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में सोमनाथ की सांस्कृतिक गौरव यात्रा के साक्षी बने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 12 और 13 जनवरी को भारत यात्रा पर आएंगे। यह उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। इस यात्रा के दौरान वे अहमदाबाद और बेंगलुरु जाएंगे। प्रधानमंत्री 12 जनवरी को अहमदाबाद में चांसलर मर्च का स्वागत करेंगे। दोनों नेता भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे, जिसने पिछले साल 25 वर्ष पूरे किए हैं। व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कौशल विकास, रक्षा, सुरक्षा, विज्ञान, नवाचार, अनुसंधान, हरित सतत विकास और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मर्ज व्यापार और उद्योग जगत के प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इस यात्रा से उच्चतम राजनीतिक स्तर पर नियमित बातचीत से और मजबूती मिलेगी। यह दोनों देशों के लोगों और व्यापक वैश्विक समुदायों के लाभ के लिए एक दूरदर्शी साझेदारी के निर्माण के लिहाज से भारत और जर्मनी के साझा दृष्टिकोण की पुष्टि करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके समकक्षी इजरायली बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने आतंकवाद से और अधिक दृढ़ता के साथ लड़ने के अपने साझा संकल्प की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि मित्र प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करके उन्हें और इजरायल के लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं देकर बेहद खुशी हुई। प्रधानमंत्री ने कहा, हमने आने वाले साल में भारत इजरायल रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। हमने क्षेत्रीय स्थिति पर भी विचारों का आदान प्रदान किया और आतंकवाद से ज्यादा मजबूती से लड़ने के अपने साझा संकल्प को दोहराया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि फ्रांस भारत के सबसे पुराने रणनीतिक साझेदारों में से एक है और बहुध्रुवीयता के लिए प्रतिबद्ध दो देशों के तौर पर इस समय वैश्विक राजनीति को स्थिर करने के लिहाज से मिलकर काम करना भी बेहद महत्वपूर्ण है। पेरिस में फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट के साथ बैठक के दौरान अपने शुरुआती भाषण में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि लगातार बातचीत रिश्ते को मजबूत बनाने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह बैठक काफी वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में हो रही है और यह स्वाभाविक है कि रणनीतिक साझेदार बहुत करीब से सलाह मशवरा करें। France is amongst our oldest strategic partner, the first in Europe, and I believe, Minister, that our continuous conversation is an important part of nurturing that relationship. Now, our particular meeting takes place in the larger context of considerable global uncertainty, and in such a situation, it is natural that strategic partners consult very closely. We must and we are making full use of the various mechanisms we have in different domains. We've just had a very productive exchange of views on global and regional issues. Apart from our bilateral ties, we are both very active in the international arena. This year we chair the BRICS, you chair the G7. We are both members of the G20.
We're also otherwise active in a number of other international organizations. So, as two nations committed to multipolarity, I believe that working together is important for ourselves, also for stabilizing the global politics at this stage. And let me conclude that by adding that we are expecting President Macron in India very soon. So part of what we would be devoting ourselves is to prepare for that. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत को एक सभ्यतागत लीडर बताया है, जिसकी परंपराओं ने निरंतर मूल्यों, सेवा और आंतरिक अनुशासन पर आधारित नेतृत्व को बल दिया है। उपराष्ट्रपति ने कल दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति आवास में हिंदोल सेन गुप्ता की पुस्तक सिंग, डांस एंड लीड लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ शीला प्रभुपाद का विमोचन किया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वामी प्रभुपाद का जीवन सेवा, विनम्रता और नैतिक स्पष्टता पर आधारित नेतृत्व का उदाहरण पेश करता है। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलते संसार में स्वामी प्रभुपाद के विचार और शिक्षाएं पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। उपराष्ट्रपति ने ये भी कहा कि स्वामी प्रभुपाद ने ऐसी संस्थाओं की स्थापना की है जो आने वाली पीढ़ियों को मानवता की सेवा करने के लिए प्रेरित करेंगी। Always been a civilizational leader of the world from the ancient times. Yes, from the Upanishad to the Bhagavad Gita, from the Bhakti movement to the modern reformers, our tradition has consistently emphasized the leadership rooted in values, service, and inner discipline. Outer discipline is required for the betterment of the society. But if you want the society to be more responsible, then it requires the inner discipline, which is a must. And Srila A.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada stands firmly in this lineage. That is his greatness. And we all are thinking that we are old, now what we can do. And yes, our life is almost over, okay, no problem, like that. But Prabhupada has established nothing is late, only you have to do an effort. उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि नेतृत्व की शुरुआत स्पष्ट विचारों और उन्नत आंतरिक दृष्टि से होती है, जिसे बाद में सामूहिक कार्रवाई के रूप में रूपांतरित किया जाना चाहिए। Of us engage in public life, the lessons are particularly relevant, especially for the whether you like it or you don't like it. The political leadership always determines the society's direction, in which way they should follow, which way they should go. So it is more relevant for the leadership in the public leadership and the leaders of the public life. Democratic institutions thrive not merely on rules and procedures, but on trust, restraint, and the spirit of service. That is more important for the people in public life. Leadership, especially in a diverse democracy like ours, must be anchored in empathy, dialogue, and integrity values. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल महाराष्ट्र के दौरे पर थे, जहां वे जैन आचार्य पद्म भूषण श्री रतन सुंदर सुरेश्वर जी महाराज के साहित्यिक योगदान पर आधारित ऊर्जा 500 महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज जब विश्व में शांति की आवश्यकता है, जैन दर्शन के अहिंसा, शांति और मानवीय मूल्यों पर आधारित विचार बहुत ही प्रासंगिक हो जाते हैं। अहिंसा और शांति का मार्ग ही वैश्विक मार्ग है। व्यक्ति को हमेशा सही दिशा की ओर ले जाती है और इसीलिए भगवान महावीर के विचार आज भी यथार्थ के विचार हैं। आज भी अगर विश्व में शांति की आवश्यकता है
तो विश्व की शांति के विचार भगवान महावीर के विचार थे। और उस समय उनकी दृष्टि कितनी व्यापक थी कि आने वाले समय के अंदर विश्व के अंदर जो जो घटनाएं घटेगी, विश्व के अंदर जो अशांति टकरार की घटना घटेगी, उसके लिए अहिंसा और विश्व शांति का मार्ग ही वैश्विक मार्ग होगा। और आज यही वैश्विक मार्ग है जो भारत की आध्यात्मिक संस्कृति से भगवान महावीर ने दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज के समय में जब लोग दैनिक दायित्वों और जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते हैं, तो ऐसे में 500 पुस्तकों का लेखन पूर्ण करना आचार्य श्री की अद्भुत साधना, अनुशासन और साहित्य के प्रति समर्पण का सशक्त प्रमाण है। यह साहित्य समाज को आत्मचिंतन, संयम और सद्भाव की दिशा देता है। सोच के साथ एक सकारात्मक चिंतन हो, आंतरिक शांति हो, संयम हो, नैतिकता हो और नैतिक समाज भी हो। और इसीलिए उनकी अलग अलग ग्रंथ निश्चित रूप से हम सबको ज्ञान देते रहेगी और उनकी संवाद की भाषा, शब्द, जो आध्यात्मिक विचार है, वह हम सबको नए दृष्टिकोण के साथ जीवन जीने की राह बताएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2025-26 में 7.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है। इस तरह भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। बुधवार को आधिकारिक तौर पर जारी हुए आंकड़ों में ये जानकारी दी गई। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में देश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान है। यह भारतीय रिजर्व बैंक के 7.3% के अनुमान और सरकार के 6.3 से 6.8% वृद्धि के शुरुआती आकलन से काफी अधिक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नए साल 2026 की पहली लॉन्चिंग के लिए तैयार है। इस कड़ी में PSLV C-62 मिशन का प्रक्षेपण 12 जनवरी को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। PSLV C-62 मिशन 12 जनवरी को सुबह 10:17 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरेगा। यह इसरो के भरोसेमंद रॉकेट PSLV की 64वीं उड़ान होगी। इस मिशन का मुख्य पेलोड EOS-N1 है, जिसे अन्वेषा नाम दिया गया है। यह सैटेलाइट DRDO ने बनाई है। यह एक हाइपर सेक्टरल इमेजिंग सैटेलाइट है जो पृथ्वी की सतह को सैकड़ों अलग अलग वेवलेंथ में देख सकती है। इससे रक्षा, कृषि, शहरों की मैपिंग, पर्यावरण निगरानी और सामग्री की पहचान में मदद मिलेगी। इस मिशन में रॉकेट के साथ एक छोटा प्रोब डिवाइस कैस्टल इनिशियल डेमोन्स्ट्रेटर भी भेजा जाएगा, जिसे स्पेन स्थित एक स्टार्टअप ने विकसित किया है। यह डिवाइस PS4 स्टेज से जुड़ा रहेगा। इसके अलावा भारत, मॉरिशस, लग्जमबर्ग, UAE, सिंगापुर, यूरोप और अमेरिका के स्टार्टअप्स व शोध संस्थानों के कुल 17 अन्य वाणिज्यिक पेलोड भी इस उड़ान में शामिल हैं। दिल्ली, NCR समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों ठंड की चपेट में है। हाड़ कपा देने वाली ठंड और कोहरे के साथ ही शीतलहर से लोगों का हाल बुरा है। बुधवार को लगातार दूसरे दिन दिल्ली में भीषण सर्दी दर्ज की गई। आज भी सर्दी और कोहरे से राहत मिलने वाली नहीं है। बुधवार को दिल्ली, UP और पंजाब समेत 6 राज्यों के लिए घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग ने दिल्ली समेत 5 राज्यों में बहुत घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 9 राज्यों के लिए शीतलहर का अनुमान जताया गया। राष्ट्रीय राजधानी में शीतलहर का प्रकोप जारी है। लोग रैन बसेरे का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के कई इलाकों में शीतलहर और बहुत घने कोहरे का संकट गहरा सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान और बिहार में बहुत घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तर पश्चिम, मध्य और उत्तर पूर्व भारत में अगले 5 से 7 दिनों के दौरान सुबह के समय घने कोहरे की स्थिति बने रहने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में अगले 3 से 5 दिनों तक भीषण ठंड की स्थिति बने रहने की आशंका है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहेगा। पंद्रह जनवरी को जयपुर में सेना दिवस परेड का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस अवसर से पहले शहर में चल रही रिहर्सल में भारतीय सेना के शौर्य, अनुशासन और सैन्य शक्ति की प्रभावशाली झलक देखने को मिल रही है। यह परेड भारतीय सेना की हिम्मत, समर्पण और राष्ट्रभक्ति का गौरवपूर्ण प्रदर्शन होगी। चलते चलते आपको दिखाते हैं इसकी कुछ झलकियां और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संसद टीवी।